चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर होना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का आत्मा है। और अगर फ्री फेयर एंड निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होते हैं, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दिए गए कोई भी वादे आज तक पूरे नहीं किए हैं। उनका जो 10 साल का जो लेखा जोखा देखे तो नोटबंदी से लेके तो कोरोना काल के उनका जो पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट था, वो सब होने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति ईवीएम से चुनाव कराने की बात करके 400 पार की बात कर रहे हैं, तो उन्हें ये चुनाव में ईवीएम से धांधली करना है। क्योंकि बाबा साहब, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो सब जाति के वर्ग के लिए है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबके लिए समान अधिकार, समान संधि। और काफी दिनों से ये लोकशाही से हमारा देश चल रहा है। और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कितनी बुरी हालत हो गई है देश की। और फिर भी इनको सत्ता में आके वो संविधान बदलना है और पूरा मनुस्मृति लाना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, जैसे ईवीएम में कंप्यूटर की प्रोसेस सेम जैसे कंप्यूटर में प्रोसेस होती है वैसे ईवीएम में भी है। तो हम हैकर्स भी उतने ही उच्च स्तर पर बढ़ चुके हैं आज। तो हैकर्स अपना दिमाग चलाकर उसको हैक भी कर सकते हैं और मशीन है वो आखिर खराब भी हो सकती है। और ये पूरा मतलब हमारे कंट्रोल में हम उस मशीन को कर सकते हैं और हमारे हिसाब से वोट किसको जाना चाहिए उस हिसाब से हमारा काम भी कर सकते हैं। तो और अभी जो चल रहा है कि मोदी की गारंटी मतलब एक व्यक्ति को प्राधान्य देके कहीं ये देश हुकुमशाही के तरफ तो नहीं जा रहा है। जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये हुकुमशाही की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये सोच लोगों में डाल के हुकुमशाही की तरफ ये देश अगर एक बार चले गया तो वापस से हमें गुलाम बनने के अलावा दूसरा पर्याय नहीं सकता। स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया के आवाज आपकी इस प्रोग्राम में। इस वक्त हम लोग सीए रोड पर डॉक्टर अंबेडकर चौक के पास खड़े हैं। यहाँ पर भी लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ईवीएम का जोरदार विरोध चल रहा है पूरे देश भर में। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज की गई है, लेकिन मोदी सरकार कहीं तो भी ईवीएम के फेवर में है। एक वक्त था 2014 के पहले जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी, खुद मोदी सरकार का कहना यह था कि ईवीएम से वोटिंग मतलब कहीं तो भी मैनेज होती है। आज खुद मोदी सरकार ईवीएम के फेवर में है। ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं। सर, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्यों हम लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? ईवीएम देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब है कि चुनाव जो है चुनावी प्रक्रिया से व्यक्ति का सिलेक्शन होता है, मतलब व्यक्ति की चुनाव होता है। और चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर होना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का आत्मा है। और अगर फ्री फेयर एंड निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होते हैं, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक जो ईवीएम मशीन है, वो ईवीएम मशीन से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो भी व्यक्ति अपना मत किसी उम्मीदवार को देता है, वो उसको खुद को नहीं मालूम कि वो मत किसको जा रहा है। और जो उसके साथ में जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होने की वजह से वो किसी भी समय उसमें टेम्परिंग हो सकती है। और इसी वजह से जो हमारे आज के मुख्य प्रधानमंत्री जी है, वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जबकि उनका 10 साल का कार्यकाल भारत नागरिकों के लिए पूरी तरह से निराशाजनक है। उन्होंने दिए गए कोई भी वादे आज तक पूरे नहीं किए हैं। उनका जो 10 साल का जो लेखा जोखा देखे तो नोटबंदी से लेके तो कोरोना काल के उनका जो पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट था, वो सब होने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति ईवीएम से चुनाव कराने की बात करके 400 पार की बात कर रहे हैं, तो उन्हें ये चुनाव में ईवीएम से धांधली करना है। ये जो ईवीएम है वो उन्होंने 2017 से पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया और जिस तरह से जहां पर भी जैसा चाहे चुनाव में परिणाम ला सकते हैं, वो एक बहुत ही
मंजे हुए खिलाड़ी की तरह से खेल रहे हैं, जिससे लोग अभी ये भी सवाल करके कि तेलंगाना में क्यों दूसरी पार्टी जीती, या दिल्ली में क्यों जीती, या पंजाब में क्यों जीती, या बंगाल में क्यों जीती, क्योंकि उनको ये लोगों के ऊपर आज भी इसी वजह से लोग कुछ हद तक कंफ्यूज्ड हैं कि ईवीएम का है कि नहीं हो सकता, ईवीएम टेम्पर नहीं हो सकता। और उनका जो 2024 का जो टारगेट है, पूरी तरह से विफल होने के बावजूद भी हर फील्ड में 400 पार करने का, वो ईवीएम की वजह से ही है। हमें ये कोई हमारी कोई वो पर्टिकुलर पार्टी से भी कोई ये नहीं है। हमारा कहना यही है कि मतपत्र से चुनाव करें और वो पार्टी पूरे 543 वोट जीत कर लाए, हमें उससे कोई लेकिन चुनाव निष्पक्ष और फ्री और फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यही वजह है कि जो उनके बिल्कुल चहीते चुनाव आयुक्त थे अशोक गोयल, जिनको उन्होंने सभी मापदंडों को ताक पर रखकर जिनका 24 घंटे के अंदर नियुक्ति की थी, शायद उनका भी अंतरात्मा जाग चुकी और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और वो चुनाव के एंड वक्त पर दिया है। हो सकता है बहुत बार ये भी होता है कि जिनकी गंदी सोच वाले लोगों को भी कभी कभी अंतरात्मा जागता है, और मुझे यही लगता है कि उनकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं जागी है, या उनसे इस हद तक डिमांड की गई है गलत करने की, वो उनको लगा कि वो उनके बस के बाहर है, इसीलिए उन्होंने रिजाइन किया है। तो ईवीएम मशीन से चुनाव फ्री फेयर हो नहीं सकते और मतपत्र से चुनाव इसीलिए कराने की हमारी मांग है। सर, आपने कहा कि अंतरात्मा जागने की बात आपने कही है, तो क्या मोदी जी की अंतरात्मा नहीं जाग पा रही है? देखिए, हर व्यक्ति की अंतरात्मा जागना जरूरी नहीं है। ये जो नहीं जागी है, इसी वजह से ही वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर उनकी अंतरात्मा जागती तो आज वो मोदी की गारंटी जैसा शब्द ही यूज ना करते। एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, जिसमें वो एसबीआई के ऊपर आज पता नहीं, अभी हम लोग है, आज शाम का उनको वक्त दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, अदरवाइज उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। तो अगर वो उनकी अंतरात्मा जागती तो एसबीआई से तुरंत बोलते कि आपने जो भी फंड जिस तरह से है रिलीज, उसका पूरा डाटा आप डिस्क्लोज करिए, लेकिन उनकी अंतरात्मा अभी तक जागी नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्यों हम लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे हम बटन दबाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि किसको वोट जा रहा है। बटन दबाने के बाद पता होना चाहिए, यानी कुछ हमको सबूत होना चाहिए कि हमने जिसको वोट दिया उसी को गया। बहुत बड़े मतलब बाहर की जो कंट्री है, अमेरिका, इंग्लैंड, मतलब प्रगतिशील कंट्री है, वहाँ भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे, बैलेट पेपर से हो रहे। फिर हमारे यहाँ क्यों ईवीएम का ही ये कर रहे? काफी दिनों से ये मोर्चा चालू है। रिजर्व बैंक चौक में कल बहुत बड़ा मोर्चा हुआ था ईवीएम के विरोध में। तो इतना सब चालू होने के बाद ईवीएम क्यों नहीं हट रही है? और हमारे सम्मानीय प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं कि 400 पार। उनको कैसे पता 140 करोड़ जनता है, वो किसको वोट देती और किसको नहीं देती, उनको कैसे पता कि 400 पार हो? इसी में ही समझ में आता है कि उनको कुछ न कुछ गड़बड़ी करनी है, इसीलिए वो 400 पार का नारा अभी कर रहे हैं। ये सरकार शेतकरी विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी सरकार है, और इनको संविधान बदलना है। मुख्य उद्देश्य उनका संविधान बदलना है। अभी हमने उनके तेलंगाना से एक मैसेज आया है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें 400 पार मतलब 400 पूरी मेजॉरिटी चाहिए 20 स्टेट में, और 400 पूरे सीट होना चाहिए ताकि वो संविधान में बदल कर सके। क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो सब जाति के वर्ग के लिए है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबके लिए समान अधिकार, समान संधि। और काफी दिनों से ये लोकशाही से हमारा देश चल रहा है, और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कितनी बुरी हालत हो गई है देश की। और फिर भी इनको सत्ता में आके वो संविधान बदलना है और पूरा मनुस्मृति लाना है, क्योंकि उनको लगता है कि जो व्यवसाय करते हैं, छोटे छोटे व्यवसायिक लोग जो है, उनका बेटा उन्हीं का व्यवसाय करे, सुतार का बेटा सुतार, लोहार का बेटा लोहार का ही काम करे, कोई प्रगतिशील ना हो, ऐसा वो चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं। आरएसएस की मतलब वो उनकी विचारधारा ही वही है। और इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें मतलब मालूम होना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, इसीलिए हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव हो, कोई भी आए जीते, जिसको जनता
पसंद करेगी, जिसको वोट देगी वही सत्ता पे बैठेंगे। बस, धन्यवाद। मैम, बहुत से लोगों का कहना है कि ईवीएम में धांधली होती है, लेकिन जब बैलेट पेपर्स हुआ करते थे तब भी कुछ धांधली होती थी, तो अब ईवीएम में हो रहे हैं, तो फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है कि जब बैलेट पेपर पर वोटिंग होती है तब हम खुद देखते हैं कि हमने किसको वोट दिया है, वो बहुत देर तक हम हमारे आंखों के सामने हम देख सकते हैं। और जब उसकी मतलब गणना होती है उन बैलेट पेपर की, लेकिन तो उसमें वहाँ समय पर काफी चला जाता है ना। काफी समय चला जाता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन असलियत ये है कि ईवीएम में हमारा काफी पैसा भी खर्च हो रहा है। और ऐसा तो बोल नहीं सकते कि उसको उसकी गिनती करने के लिए समय नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि हम खुद उस ईवीएम में जब हम वोट कर रहे हैं, हम जब बटन दबाते हैं तो हमको, जैसा कि मैडम ने कहा, कि हम खुद देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा वोट कहाँ पर चला जा रहा है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, जैसे ईवीएम में कंप्यूटर की प्रोसेस सेम जैसे कंप्यूटर में प्रोसेस होती है वैसे ईवीएम में भी है, तो हम हैकर्स भी उतने ही उच्च स्तर पर बढ़ चुके हैं आज। तो हैकर्स अपना दिमाग चलाकर उसको हैक भी कर सकते हैं, और मशीन है वो आखिर खराब भी हो सकती है। और ये पूरा मतलब हमारे कंट्रोल में हम उस मशीन को कर सकते हैं, और हमारे हिसाब से वोट किसको जाना चाहिए उस हिसाब से हमारा काम भी कर सकते हैं। तो हमें ये सब दिखना चाहिए, बस हम देखना चाहते हैं कि हमारे आंखों के सामने कि ये सही हमारे वोट जहाँ पर हमने दिए हुए हैं वहाँ पर जा रहे हैं क्या। इसलिए बैलेट पेपर हम चाहते हैं, ईवीएम नहीं चाहते। मेरा नाम एडवोकेट नितिन कुमार रूडे। ये ईवीएम बैन होना चाहिए, इसलिए हम लोग 26 जनवरी से ये धरना आंदोलन और जन जागृति आंदोलन चला रहे हैं कुछ एडवोकेट्स लोग। एक्चुअली 2014 के पहले चुनाव के रैलियों में मोदी जी ने खुद बोला था कि प्रगत देश जो है वो आज भी ठप्पा लगा के अपना चुनाव लेते हैं। अगर प्रगत देश ठप्पा लगा के चुनाव लेते हैं, जो सबसे डेवलप कंट्री है वो अगर ठप्पा लगाकर चुनाव लेती है, तो ये समझना चाहिए कि ईवीएम मशीन कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो सकती है। दूसरी बात ऐसा है कि 2019 के पहले के चुनाव के पहले 19 लाख ईवीएम मशीन ये गायब हो गई थी, चोरी चली गई थी। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने खुद एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था। अब 19 लाख ईवीएम मशीन जो चोरी गई वो वापस मिली नहीं है। उसके अलावा अभी 2023 के पहले का एक ऐसा आरटीआई का रिपोर्ट है कि 15 लाख और ईवीएम मशीन चोरी हो गई है। तो ये चोरी हुई मशीन जाती कहाँ है? इसका मतलब ऐसा तो नहीं होता है, ये शंका है हमारे दिल में कि ऐसा तो नहीं होता है कि चुनाव के लिए जो मतपत्रिका है या जो भी ये अपना ईवीएम मशीन जो भी यूज़ होती है, तो वो मशीनें चुनाव के लिए यूज़ होने के बाद में जो चोरी गई हुई मशीनें जो बता रहे हैं वो बाद में उस पर ट्रांसफ़र करके उसमें मैनिपुलेट करके वो ट्रांसफ़र की जाती है। अभी बहुत सारी जगहों पे चुनाव होते तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ईवीएम मशीनें कहीं पे भी पड़ी हुई मिलती है, या फिर कार में लेके जाते हुए मिलती है, या फिर गाड़ियों में भी मिली है। तो इस तरीके से कचरे की गाड़ियों में भी मिली है। तो इसका मतलब ये है कि मैनिपुलेशन अगर ईवीएम में नहीं कर सकते तो इस तरीके से ईवीएम की मशीनें बदल के अपना कैंडिडेट चुन के लाने की साजिशें सरकारें रच रही है। तो इसलिए हमारा कहना है कि बैलेट पेपर के ऊपर में ये इलेक्शन किया जाए। सर, हम लोग जिस तरह से देश में छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम को लेकर जी, तो इन छोटे छोटे आंदोलनों का सरकार पर किस तरह से असर होगा? छोटे छोटे आंदोलनों का पूरे देश में अगर ये देशव्यापी आंदोलन अगर होता है तो सरकारें निश्चित स्वरूप पे झुकेंगी, क्योंकि जगह जगह पे अगर ईवीएम का विषय ही होता है, सबसे बड़ा विषय है ईवीएम। ईवीएम से अगर इलेक्शन ना हो, मतपत्रिका से हो, तो मुझे अगर लगता है कि आपको चुन के लाना है तो मैं आपको चुन के ला सकता हूँ। और एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति जो देश के लिए काम कर सकता है, समाज के लिए काम कर सकता है, ऐसे इंसान को अगर चुन के लाए तो निश्चित स्वरूप पे देश का विकास ही होगा। और अभी जो चल रहा है कि मोदी की गारंटी मतलब एक व्यक्ति को प्राधान्य देके कहीं ये देश हुकुमशाही के तरफ तो नहीं जा रहा है। जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये हुकुमशाही की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये सोच लोगों में डाल के हुकुमशाही की तरफ ये देश अगर एक बार चले गया तो वापस से हमें गुलाम बनने के अलावा दूसरा पर्याय नहीं रहेगा। सर, अभी हम लोग देख रहे हैं कि शायद आज रात से जी आचार संहिता लग जाएगी जी, जो 12 तारीख से लगने वाली थी। आज की 12 तारीख है, आज रात से आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता लगने के बाद
इन आंदोलनों का क्या फायदा, क्योंकि आचार संहिता लगते ही अप्रैल महीने में इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन जो होने हैं ना तो अब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया है और ना ही ईवीएम के ऊपर किसी तरह का कोई ठोस निर्णय लिया गया है, बराबर। तो आने वाली वोटिंग तो ईवीएम से ही होनी है, बिल्कुल बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? जो लोग देखो, आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने क्या करना चाहिए? आंदोलन करने के लिए आचार संहिता का कोई भी ये नहीं है। हमें अगर आंदोलन करना है तो हम जेलों में भी जाएंगे, हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन ईवीएम हटाए जाए इसके लिए हमारी मांग ये कायम रहेगी, क्योंकि एक बार ईवीएम हट गया तो लोकतंत्र बचेगा। हमारी लड़ाई सिर्फ ईवीएम हटाने की नहीं, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की भी है और इस देश को लोकतांत्रिक देश कायम रखने की हमारी ये लड़ाई है और ये हम आखिर तक के लड़ेंगे। मैंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़ाई हमने काफी लेट शुरू की है, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया था और 2-2.5 साल वो आंदोलन चला, वो 2-2.5 साल आंदोलन चलने के बाद सरकार को झुकना पड़ा। अब की जो स्थिति है वो काफी कम समय है और जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। जिस तरह से किसानों ने इकट्ठे आके आंदोलन किया, ऐसा अगर कोई ठोस आंदोलन होता तो शायद सरकार कुछ सोचती, पर वैसा आंदोलन नहीं हो पा रहा है। अभी जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन हो, उसके बाद में 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन हो, या फिर उसके बाद में जो बेरोजगार स्टूडेंट है वो आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद में आरक्षण के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कोई भी आंदोलन लीजिए आप, ये हर आंदोलन यह आपको ईवीएम का विरोध करते हुए ही दिखेगा। इसका मतलब पूरा देश ईवीएम का विरोध कर रहा है, भले वो आंदोलन किसी का भी हो, आरक्षण का मुद्दा रहे, मुद्दा कोई भी रहे, लेकिन उनको ईवीएम नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सारा देश ही ईवीएम के खिलाफ है, किसान भी ईवीएम के खिलाफ है और सारा देश ईवीएम के खिलाफ है। इसलिए ईवीएम बैन होना चाहिए और मतपत्रिकाओं के ऊपर में मतदान होना चाहिए, यही हमारा कहना है। एक तरफ तो पूरा देश ईवीएम का विरोध कर रहा है, लेकिन कहीं तो भी सरकार ईवीएम के पक्ष में है। क्या वाकई में इस वर्ष के जो लोकसभा के जो चुनाव है वो ईवीएम के साथ होंगे या फिर बैलेट पेपर पर होंगे? बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे हैं आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।